हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आप सब मुझे टाइगर सर के नाम से भी जानते हैं और ये है आपके विजेता सीरीज की लास्ट क्लास। तो गाइस, पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया। अब ये जो चैप्टर है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द चैप्टर विच यू ऑलरेडी नो, विच यू हैव बीन डूइंग फॉर इयर्स, है ना। ये आप सालों से करते आ रहे हैं। तो मैं बस आपको ये बता सकता हूं कि आप यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि भाई कि आप इसमें क्या गलतियां करते हैं, साथ ही साथ कि आप इसे और बेटर कैसे कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, और जो गलतियां आप लगातार करते हैं उन गलतियों को आप कम कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपने बहुत बार किया है, कई बार किया है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां मैं डिटेल में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा। पर उससे पहले कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं जहां पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गलती करते हैं और उन चीजों को समझ नहीं पाते। सो लेट्स गो फॉर इट। आपके यहां जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, ये सब्जेक्टिव होता है। कहने का मतलब है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, जहां पे आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करना होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो पहला हो गया भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपको कराने वाला हूं 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज हम करेंगे बैक टू बैक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 और इसका डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 इसका डिटेल एनालिसिस और क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मतलब कुछ और क्या, इन्हीं तीनों को क्वेश्चंस है बेसिकली। तो यहां पे मैंने इंडिविजुअली तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं। तो आइए चलते हैं जरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। इसे आप अनसीन पैसेज भी कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। ये आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 से करते हुए आ रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, पर कुछ शर्तें हैं। कौन मैक्सिमम स्कोर करता है ये इंपॉर्टेंट है, और आइए सबसे पहले ये जानते हैं। तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने जाएंगे, आपको याद रखना है सबसे पहली चीज कि ये आप सिर्फ तब कर पाएंगे जब आपके अंदर होंगे बढ़िया वाले रीडिंग स्किल्स। आपकी रीडिंग स्किल्स अगर जबरदस्त है ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई आपको पछाड़ नहीं सकता और हमेशा बढ़िया स्कोर करेंगे इस पे। अब फिर एक सवाल आ गया, अरे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मतलब मैं बढ़िया स्कोर कर सकता हूं या मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी रीडिंग मेमोरी कैसी है, आपकी रीडिंग रेंज क्या है, और थोड़ा बहुत मैटर करती है आपकी रीडिंग स्पीड। ठीक है, तो ये 3 तरह की चीजें मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। इसमें दूसरा पॉइंट जो है, रीडिंग स्किल्स के साथ साथ आपके पास होने चाहिए लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, अब लैंग्वेज स्किल्स में क्या क्या चीजें हैं। लैंग्वेज स्किल्स में सबसे पहले तो आपको वोकैब समझ में आनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि आप वोकैब की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उसका मीनिंग कुछ और समझ लेते हैं, आपको समझ ही नहीं आता। ठीक है, दूसरा आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, है ना। ठीक का मतलब है कि आपको एटलीस्ट समझ में आता हो कि हाँ, जब इस तरीके से टेंस बनता है तो ये मीनिंग होता है, कब पास्ट की बात कर रहा है, कब प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी में आपके लैंग्वेज स्किल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद तीसरे और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए वो है एनालिटिकल स्किल्स। और भैया ये आते हैं कब, जब आपको होती है अवेयरनेस, जब आप होते हैं कॉन्शियस। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, अगर आपके अंदर होंगी तो आप बढ़िया से स्कोर कर सकते हैं। आइए एक बार शॉर्ट में इसे डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, रीडिंग मेमोरी क्या होती है कि आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला जो मान लीजिए सिर्फ एक ही पेज का था, जिसमें मान लीजिए सिर्फ थे 200 वर्ड्स। आप खुश हो गए, बोले भैया 200 वर्ड का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपने खटाक से पढ़ा और भटाक से कर दिया। लेकिन यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब 1000 वर्ड का आ गया भाई, 750 वर्ड का आ गया, तो आप परेशान हो गए। आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा पढ़ा, आपको समझ में आया, सब अच्छा लग रहा था, आप तीसरे पे पहुंचे तो आप कंफ्यूज होने लगे कि पहले में क्या था, आप भूल गए ऑलमोस्ट, और चौथे तक आते आते आप भूल चुके हैं कि शुरू में क्या बात हुई थी। तो ये होती है आपकी रीडिंग
क्या, रीडिंग मेमोरी। ये होती है आपकी रीडिंग मेमोरी, कि आपको कितना याद रहा जो आप पढ़ते जा रहे थे, क्या आप भूलते जा रहे थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपकी विजुअल मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरा सिंपल सा मतलब है इस बात को कहने का कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं, है ना, वो विजुअल मेमोरी है आपकी, तो आप कभी भूलते नहीं मूवी में शुरू में क्या हुआ था। बहुत रेयर कभी ऐसा होता है, बहुत टिपिकल मूवी हुई तो शायद ही आप भूल जाते हैं, वो भूल नहीं जाता, स्लिप हो जाता है। यहाँ आप एग्जैक्टली भूल जाते हैं। तो क्या, क्योंकि आपने मूवीज बहुत ज्यादा देखी है और आपने रीडिंग बहुत कम करी है मूवीज के मुकाबले में। तो जिस तरीके से आप अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं, जिस तरीके से आप उसे प्रैक्टिस कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, वैसे ही आपका दिमाग हो जाता है। तो हम सीधे सबसे पहले अपनी रीडिंग मेमोरी पे बढ़िया से वर्क करेंगे, तगड़े से वर्क करेंगे। और ये कैसे होगा, इसका एक ही तरीका है भाई, रीडिंग। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका रीडिंग मेमोरी, रीडिंग रेंज और रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि सर कैसे करूं रीडिंग अच्छी। तो भाई रीड इन डाइवर्सिटी। कितनी बार ऐसा होता है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कितनी बार ऐसा है आपको टॉपिक की अवेयरनेस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई साइंस का बच्चा है और उसके पास टॉपिक आ गया, मान लीजिए कॉमर्स से रिलेटेड, है ना, बिजनेस से रिलेटेड, या फिर डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। उसमें जो नॉमेनक्लेचर यूज होता है, उसमें जो वोकैबुलरी यूज होती है ना, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और उस टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब को आप समझ नहीं पाते तो अल्टीमेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत बोरिंग और मुश्किल लगता है। तो आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि ये भी आपकी हेल्प करेगी रीडिंग मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो आपको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करना है, रीड इन डाइवर्सिटी। अब रीड इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि भाई ब्लॉग्स भी पढ़ो, न्यूज़पेपर भी पढ़ो, मैगजीन्स भी पढ़ो, है ना, और क्या क्या पढ़ते हो तुम, हाँ नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, कभी कॉमिक्स भी पढ़ लो, कभी कोई ऐसी, मतलब जहां पे जो मिले पढ़ने का, उसे ऐसे छोड़ो नहीं, पढ़ते जाओ। तो जो आप पढ़ेंगे तो आप डाइवर्सिटी में रीड करेंगे। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि भाई जो इंग्लिश जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको मतलब क्या होता है कि उनको एक स्पेसिफिक चीज ही पढ़ना पसंद होती है। जैसे मुझे फिलोसफिकल पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन कोई भी चीज अगर आ जाती है कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड, तो मुझे दिक्कत होती है उसे पढ़ने में, मुझे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। पर यहाँ पे बात एरिया ऑफ इंटरेस्ट की नहीं है, आपके एग्जाम में कुछ भी आएगा और वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वापस आते हैं रीडिंग मेमोरी पे। तो रीडिंग मेमोरी आपकी कैसे अच्छी होगी, जितनी ज्यादा आप रीड करेंगे। दूसरी चीज है भाई रीडिंग रेंज। ये आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जो रीडिंग रेंज होती है ना, ये होता है आपका बेसिकली स्टैमिना। स्टैमिना का मतलब है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना एग्जाम में एक ही आना चाहिए था, ये दो दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों दे देते हैं बोर्ड्स में। भाई यही तो सवाल है और यही तो मजेदार बात है कि आपको क्या है कि रीडिंग स्टैमिना आपका बढ़ाना है। और जब बोर्ड्स में आपको दिया जाता है तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम बच्चा 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़ने की क्षमता रखता हो, है ना। 12वीं क्लास में आ गया, सीबीएसई में पढ़ रहा है, बचपन से इंग्लिश मीडियम में है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बार पढ़ने में उसको मौत आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए ना दोस्त। तो आपको बैक टू बैक पढ़ना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं तो आप बैक टू बैक 3 और 4 से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप 3 और 4 लगातार बैक टू बैक पढ़ेंगे तो 2 आपको हलवा लगेंगे। यही तरीका होता है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन होती है उससे एक स्टेप ऊपर आपको रहना पड़ता है। जैसे आपको पता ही होगा, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो जो प्रैक्टिस करते हैं एक लेवल ऊपर की प्रैक्टिस करते हैं। नहीं समझ रहे भाई। अगर तुम देखोगे हाँ, तुमने शोएब अख्तर का नाम सुना होगा, बहुत फास्ट बॉलर किसी जमाने में हुआ करता था, है ना। तो उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। वो क्या करता था, जब बॉल की प्रैक्टिस करता था ना, बॉल डालने की, तो हाथ में वेट बांध लिया करता था, हाथ में वेट बांधता था और भीगी हुई भारी बॉल से वो प्रैक्टिस करता था। तो जब आप भीगी हुई भारी बॉल हाथ में वेट डाल के प्रैक्टिस करोगे, ऐसे तो बॉल नहीं फेंकनी थी ना उसे, पर वो तब भी ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। उससे उसके शोल्डर, फोर आर्म्स, कलाई सब मजबूत होते थे, है ना। और फिर जब उसके हाथ में हल्की सूखी बॉल आती थी और हाथ में से वेट निकल चुका होता था तो सरसराती हुई जाती थी मेरे दोस्त, सरसराती भी। इसका एक और आपकी रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। अगर किसी ट्रक ड्राइवर को जानते होगे ना, उसके हाथ में ऑल्टो दे देना, चकैया बना देगा उसकी, चकैया। समझ रहे हो ना भाई मेरी बात। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आपने जितनी बड़ी प्रैक्टिस करी होगी, आपको एग्जाम उतना ही छोटा लगने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ेंगे ताकि आपकी रीडिंग रेंज बढ़ जाए, आपका स्टैमिना बढ़ जाए, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है। अच्छा, रीडिंग स्पीड क्या होती है। रीडिंग स्पीड का मतलब होता है सर मैं पढ़ तो लूंगा, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे आधा घंटा लग जाता है 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। भाई क्या फायदा पढ़ने का।
तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। रीडिंग स्पीड भी आपकी तभी बढ़ती है जब आपकी रीडिंग मेमोरी और रीडिंग रेंज अच्छी होती है, क्योंकि ये भी रीडिंग से ही बढ़ेगा। तो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि रीड इन डाइवर्सिटी, इसी से आपका सब कुछ बढ़िया होने वाला है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज स्किल्स पे। ये लैंग्वेज स्किल्स भी कैसे अच्छी होगी, जब आप डाइवर्सिटी में रीड करेंगे, रीड इन डाइवर्सिटी करेंगे, तो क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने टेररिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो क्या जिहाद वर्ड क्या होता है, जिहाद का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया ये वर्ड, आपको नहीं पता होगा। ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि ह्यूमन बॉम्ब्स क्या होते हैं, आपको नहीं पता होगा है ना कि एट्रोसिटीज का क्या मतलब है। ऐसे बहुत सारे वोकैबुलरी आपको मिलेगी अगर कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी आर्टिकल है किससे रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड। इन द सेम मैनर अगर मान लीजिए कोई लिटरेचर से रिलेटेड आर्टिकल आ गया है, ठीक है, और किसी को बेचारे को पता ही नहीं है कि आयरनी क्या होती है, किसी को पता ही नहीं है मेटाफर क्या होता है ना, किसी को पता नहीं है सिमिली क्या होती है, तो बेचारा साइंस वाला है, उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी लैंग्वेज स्किल, वोकैबुलरी स्किल और ग्रामर बेहतर करनी होगी। कैसे? रीडिंग डाइवर्सिटी से। ग्रामर के लिए तो आपको बहुत सारी क्लासेस लैंग्वेज की पहले भी मिली हैं, तो बेसिक ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए जिससे आप बेसिक चीजें समझ पाएं, और वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है कभी कभी हम क्या करते हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते दूध लेने चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप कहेंगे, आप सोचेंगे दिमाग आपका कहीं और चला जाएगा। ये भी कब होता है? जब आपकी रीडिंग रेंज ज्यादा नहीं होती, रीडिंग मेमोरी अच्छी नहीं होती। इसीलिए मेमोरी पे भी असर पड़ता है। आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आप पहुंच गए दूध वाले के पास कि मैं दूध लेने जा रहा था, वो मुझे दिखी थी, इतनी प्यारी लग रही थी, है ना, रेड सूट पहना था, ठीक है, और जब मैं दूध लेके आ रहा था वापस, तो वो भी वापस आ रही थी, मन खुश हो गया, मुझे लगा अब दूध लेने रोजाना मैं ही जाऊंगा। तो ये क्या हो गया भाई? ये तुम्हारा हो गया क्या? ये तुम्हारा दिमाग कहीं और चला गया, तुम्हें किसी की याद आ गई, कोई दूध वाला या कोई और तुम्हें याद आ गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, यहां से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कॉन्शियस रहना है, अपने दिमाग को फोकस रखना है किस पे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे और बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ये ट्रिक्स है। ये तो था कॉन्सेप्ट कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया कैसे करोगे, है ना। अब मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट के बाद अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स। तो देखिए, ट्रिक्स बहुत ही आसान है, इसकी बहुत सिंपल से ट्रिक्स हैं। सबसे पहली चीज तो है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। इससे एक बहुत बड़ा फायदा आपको यह होगा कि जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। किस चीज का आइडिया हो जाएगा? कि आपसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। ये एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त चीज है ना। तो आपको क्या करना है? रीड क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप रीडिंग के लगा लेंगे क्वेश्चंस की, ये हो गई सबसे पहली चीज। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? Be much focused on first and last पैरा। ये किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पहला और आखिरी पैराग्राफ होता है, क्योंकि पहले पैराग्राफ में कहीं ना कहीं वो थीम को इंट्रोड्यूस करता है। वो ये बताने जा रहा होता है कि भाई मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, किस चीज पे, मुद्दे पे बात होगी जो। तो आपको इससे क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलती हैं दो चीजें, एक तो थीम और एक टोन ऑफ द पैसेज। थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, मुद्दे की बात क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं। और टोन का मतलब क्या होता है? मूड ऑफ द नरेटर, है ना, स्टाइल ऑफ द नरेटर, कि किस तरीके से कहा, कि हर बात को कहने का तरीका होता है। जैसे भाई एक तो मैं कहूं तुमसे कि डीपीपी लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है, डीपीपी जरूर लगाइएगा, उसमें बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपको मिलेंगे, इनको कर लीजिएगा। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीका है कहने का। एक मैं तुमसे कहूं, रीडिंग अगर अच्छी करनी है तो डीपीपी जरूर लगाना। डीपीपी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने डीपीपी नहीं लगाई भाई बहुत गलत होने वाला है उसके साथ। टोन बदल गई, अंदाज बदल गया। तो दैट इज व्हाट आई मीन कि मूड और स्टाइल ऑफ द नरेटर क्या होता है? टोन हम उसे कहते हैं। और थीम हम सब जानते ही, ये हमारा सेंट्रल आइडिया होता है, मुद्दे की बात। जैसे उसने कहा कि हाउ टू सेव इन्वायरमेंट, तो ये मुद्दे की बात हो गई। या फिर उसने कहा कि
हाउ कैन वी इरेडिकेट, मान लीजिए इस पे बात कर रहा है, हाउ कैन वी इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर को हम कैसे मिटा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये थीम हो सकती है, सेंट्रल आइडिया हो सकता है, मुद्दे की बात हो सकती है। तो आपको पहले तो क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर फोकस करना है अच्छे से फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या याद रखना है, डोंट फोकस, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, मच ऑन एग्जाम्पल्स। अगर उसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, एनालॉजीज दी हैं, तो उन एनालॉजीज और एग्जाम्पल्स पे भी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। बस आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। इन तीन बातों को आप ध्यान रखेंगे, फोकस जो के पढ़ेंगे, और ये तो कॉन्सेप्ट है ही, अगर आपने ये मिस किया तो मामला हो जाएगा खराब, है ना। अच्छा, एक चीज और है, डू नॉट यूज योर जी के। आपके पास जनरल नॉलेज है बहुत सारी चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट पे कोई टॉपिक आ गया, पैसेज आ गया, और उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो उसने नहीं लिखी है पर आपको पता है, तो आप उसे अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको अपना दिमाग सिर्फ उसे समझने में, और उसकी बात जो उसने बताया है सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको आंसर देने हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हाँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये आपने पढ़ी है जॉन कीट्स की। अब मान लीजिए क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, है ना, और वो उसने, किसी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, किसी ने एक पैसेज लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पे, और उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, कहीं बीच में जॉन कीट्स का भी नाम लिया है, और बताया कि भाई जॉन कीट्स ने जब ये लिखी थी तो उनकी क्या सोच थी, ऐसा थोड़ा सा कह के लिख चला गया आगे। अब क्वेश्चन आया कुछ, और आपने थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर से आंसर दे दिया। नहीं देना है भाई, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी जनरल नॉलेज को आप दूर रखेंगे। तो आप स्टार्ट क्या करेंगे, जो आपको पैसेज में दिया हुआ है बस वही सोचेंगे, उसके बाहर का आपको कुछ भी नहीं सोचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने पास से जवाब नहीं देना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, करते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ फटाफट। तो ये अब ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो कैसे करेंगे, मैं 10 सेकंड के लिए एक पेज पे रुकूंगा, वहां पे आप अपने आप को पॉज कर देंगे, पहले क्वेश्चंस दिखा दूंगा आपको, है ना, और पॉज करने के बाद आप पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे उसके, है ना भाई। तो हम फटाफट 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 एक बार पहले क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं। हियर वी हैव गॉट द क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चन पे नजर डालनी है 10 सेकंड के लिए, 10-10 सेकंड की बात है भाई। आप इसे थोड़ी ज्यादा देर के लिए चाहते हैं तो रोक भी सकते हैं। चलिए तो चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ये रहा पहला पेज, इस पे मैं एक बार फिर से 10 सेकंड पे रुकूंगा, के लिए रुकूंगा, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड के लिए इसलिए रुक रहा हूं कि बच्चों को पॉज करने के लिए टाइम मिल जाए। तो भाई चाइल्डहुड इंटेलिजेंस में ये बात कर रहा है, ओवर इंटेलिजेंस का मतलब है कि कुछ ज्यादा ही चीजें प्रोवाइड कर देना, है ना, कुछ ज्यादा ही दे देना। जैसे मैं आजकल देखता हूँ ना, बच्चे इतने बढ़िया बढ़िया फैंसी बैग्स लेके जाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया उनके पास टिफिन बॉक्स होते हैं, इतने शानदार शानदार क्या पेंसिल बॉक्स होते हैं, ठीक है, और जो भी चीज उनको, मतलब स्कूल जा रहा है तो सब कुछ एकदम बेहतरीन जा रहा है, मम्मी छोड़ के आ रही है, पापा लेने आ रहे हैं, इतना सारा ध्यान बच्चे का लिखा जाता है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पे कोई आ रहा है, बाहर भी भेजा जा रहा है, जो बच्चे को चाहिए, लैपटॉप चाहिए, पेन टैब चाहिए, भाई तू बोल तो सही, ठीक है, बस तू पढ़, इतना इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी जाती हैं, और बच्चा तब भी डिप्रेशन में आ जाता है, माँ बाप की नहीं सुनता। तो इस सब पे बात कर रहे हैं कि होता क्या है। तो टू मेनी पेरेंट्स दिस डेज कांट से नो, है ना, पेरेंट्स आज नो नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा कहेगा अरे मेरे पास ही नहीं है पापा, क्लास में सबके पास है ना। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट क्या निकलता है, दे फाइंड देमसेल्फ रेजिंग चिल्ड्रन हु रिस्पॉन्ड्स ग्रेटली टू एडवर्टाइजमेंट्स एम्ड राइट एट देम। अब एडवर्टाइजमेंट भी तो चल गया भाई, मीडिया का जमाना है ना, तो ग्लोबलाइजेशन है। तो हुआ क्या है कि एज अ रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या होता है, फाइंड देमसेल्फ रेजिंग चिल्ड्रन हु रिस्पॉन्ड ग्रेटली, तो वो लालची बन के, है ना, लालच की, बड़ी लालच के तरीके से, बड़े लालची तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्स करते हैं कि पापा यही चाहिए। जैसे किंडर जॉय है, मैं, मेरा नेफ्यू है, जब भी मेरे साथ बाहर जाता है उसको किंडर जॉय खरीदना होता है, मुझे समझ में नहीं आता भाई 50 रुपए का इसमें क्या है,
कहीं 45 का मिलता है, कोई कोई ब्रांड 50 का बेच रहे हैं, 50 रुपए का, उसमें क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। बट उसको खाना है भाई, उसको चाहिए, वो जिद करता है, दिलाना पड़ता है। तो इवन गेटिंग व्हाट दे वांट डज नॉट सेटिस्फाई सम किड्स, उसके बाद भी ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, दे ओनली वांट मोर, और चाहिए। नाउ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप द मैडनेस एंड स्टार्ट टीचिंग किड्स अबाउट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब दिक्कत क्या है, अब साइकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस सब पे, एजुकेशनलिस्ट हैं, वो इस सब पे सोच रहे हैं कि भाई ये तो बच्चे बिगड़ते ही जा रहे हैं, जितना दे रहे हो उतना ही चाहिए, इनका जो लालच खत्म नहीं हो रहा है। तो करना क्या पड़ेगा, हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा कि भाई मेहनत से मिलता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे भी सब कुछ मिला बचपन में, पर मेरी माँ का एक तरीका था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मैंने कहा मम्मी मुझे बाइक दिला दो, नहीं मैं साइकिल बताता हूँ, मैंने कहा मम्मी मुझे साइकिल दिला दो। मम्मी कह रही साइकिल चाहिए तुम्हें, मैंने कहा हाँ मम्मी साइकिल चाहिए मुझे रिक्शा में जाना अच्छा नहीं लगता, देखना मैंने 8th क्लास भी मेरा पास हो गया, मुझे प्लीज़ साइकिल दिला दो, मैं 9th में तो एटलीस्ट साइकिल से जाना चाहता हूँ। मतलब अपनी साइकिल चाहिए थी मुझे, अच्छी साइकिल जो मुझे चाहिए थी। उस टाइम में साइकिल आती थी एक रेंजर स्विंग, मुझे वो चाहिए थी। मम्मी ने बोला चल ठीक है, आज आज मेरी लास्ट क्लास है तुम्हारे साथ, थोड़ी सी बात भी करूंगा मैं, और ये लेक्चर भी जल्दी खत्म हो जाएगा नहीं तो इसलिए आज थोड़ी बात भी करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बीच में। पढ़ तो तुमने लिया होगा, समझ भी आ गया होगा, है। तो मम्मी ने कहा ठीक है दिला दूंगी साइकिल, पर तुझे क्या करना पड़ेगा, वी यूज टू हैव अ ब्रास बिजनेस, हमारा ब्रास का बिजनेस हुआ करता था मुरादाबाद में, ठीक है। तो मम्मी ने कहा ठीक है तुझे साइकिल मिल जाएगी, तुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लेबर है इनके साथ तुझे रहना पड़ेगा, इनको थोड़ा बहुत सुपरवाइज करना पड़ेगा, और इनके साथ जो बेसिक वर्क है जिसमें तुम हर्ट नहीं होगा, जिसमें तुम ठीक है बैठ के अगर कोई काम करा जा रहा है तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं मम्मी ने कहा देख लो अगर तुम्हें साइकिल चाहिए तो इट्स वेरी सिंपल। ओ माय गुडनेस। तो मम्मी ने कहा भाई देखो अगर साइकिल चाहिए तो बताओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। 2 महीने मैंने काम किया और मम्मी ने मुझे 2850 रुपए मेरे बने उस हिसाब से, जो जो भी हिसाब था उस समय का, एंड आई गॉट अ रेंजर स्विंग। मेरी मम्मी चाहती तो उससे बढ़िया साइकिल मुझे 1 मिनट में दिला देती, पर मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक किया। मुझे क्या सिखाया, हार्ड वर्क सिखाया। इन द सेम मैनर जब मुझे चाहिए थी, और देखो वो भी उन्होंने एकदम बढ़िया वाली साइकिल नहीं दिलाई, वो 2850 रुपए में जो साइकिल आई रेंजर स्विंग आई है ना, उसमें भी मुझे शॉकर्स मिले पर गियर नहीं मिले। तो गियर को मैं हमेशा तरसता रहा, वो मुझे फिर बाइक में ही मिले, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें क्या था, क्या क्या सिखाया, हार्ड वर्क सिखाया, साथ साथ कंटेंटमेंट सिखाया। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। भाई देख गियर वाली तो आएगी नहीं, इतना काम तो तूने किया नहीं है। कौन सा वाला काम किया है तूने, तूने काम किया है सिर्फ सिर्फ कौन सा वाला, क्या बोलते हैं, मतलब इतना काम नहीं किया। 2850 कमाए, उसमें तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारी गियर वाली तो नहीं मिलेगी तुम्हें, पर शॉकर वाली साइकिल मिल जाएगी, और आई वॉज हैप्पी विद दैट। साथ ही साथ ईमानदारी आपने सीखी। अब होता क्या है, मम्मी मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा बेकार था, मतलब इतना ज्यादा बेकार था क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा स्पोर्ट्स में रहता था। आई यूज टू प्ले अलॉट, है ना। और मम्मी को ऐसा लगता था पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। तो मम्मी ने कहा भाई तुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। 10th आ गया भाई, प्री बोर्ड में, ये बात वैसे मतलब बड़ी अजीब है बताना, पर प्री बोर्ड में मैं बुरी तरीके से फेल था। सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पास था, ठीक है। ये मेरी आदत है, इंग्लिश मेरी शुरू से अच्छी थी, मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट आता था, तो इंग्लिश में हमेशा से पढ़ता था। तो मैं बस इंग्लिश में मेरी डिस्टिंक्शन थी तब भी प्री बोर्ड में, और मेरी हालत खराब थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। मेरे जो ट्यूशन पढ़ाने मुझे सर आते थे वो मेरे कजिन थे, मेरे फर्स्ट कजिन थे। उन्होंने मेरा प्री बोर्ड का रिपोर्ट कार्ड ऐसे मेरे मुंह पे मारा था, मेरी मम्मी को बोला था मामी ये पास नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, 25% मार्क्स है सिर्फ के प्री बोर्ड में। और भाई साहब 20 या 22 दिन बाद मेरा बोर्ड था। लेकिन मम्मी ने अब दिया मुझे एक लालच। मम्मी ने कहा देख भाई तुझे बाइक की बहुत दिन से है, 10th की बात बता रहा हूँ, मम्मी ने कहा बाइक दिला दूंगी। मैंने कौन सी दिलाओगी, सबसे पहले सवाल था कौन सी दिलाओगी। तो उस जमाने में पल्सर आई थी एक, वो ऐसे करके उसका ऐड आता था, नाउ ऐसे कुछ करके आता था, ओ पता नहीं कुछ ऐसे करके डेफिनेटली मेल करके आता था, ठीक है, डेफिनेटली मेल। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ऐड, मुझे लगता था यही वाली बाइक चाहिए मुझे। और मैंने सोचा भाई मुझे यही वाली बाइक चाहिए। मैंने मम्मी को बोला भाई मुझे ये वाली बाइक चाहिए, ठीक है। मम्मी ने कहा ये वाली बाइक चाहिए, तो ये वाली बाइक तो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। अब ऐसा बच्चा जो फेल होने के कगार पर खड़ा है, तुम करो फर्स्ट डिवीजन ले आओ। मैंने कहा रहने दो यार बाइक नहीं चाहिए। मम्मी कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो जाओ, ठीक है, तो तुम परमानेंटली ना, हमारी जो ब्रास फॉर्म थी, मम्मी ने कहा परमानेंटली तुम्हें उसमें लेबर के साथ लगा दो। तो डर था मम्मी का कि यार ये लगा भी सकती हैं, कुछ पता नहीं इनका। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, मैंने ईमानदारी से पढ़ाई करी, आई गेव माई 100%। मम्मी ने कहा कि अगर तू सेकंड डिवीजन आया है ना तो ज्यादा नहीं होगा, तुझे स्कूटर तो दिलवाई दूंगी, है ना, और फेल हो गया तो तू काम पे बैठेगा। तो मुझे लगा यार ये तो करना पड़ेगा, एंड आई ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड। मैं अपने टीचर्स के पास गया, उनसे पूछा कि कैसे मैं एटलीस्ट 60% स्कोर कर सकता हूँ। उन्होंने सोचा कि भाई इसको क्या हो गया,
खैर अल्टीमेटली दे हेल्प मी आउट एंड फाइनली आई स्कोर्ड समथिंग 61 पॉइंट समथिंग और मुझे क्या मिला, फिर मुझे मिली कावासाकी, बजाज, पल्सर उस जमाने में आती थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये कैसे दिया, रिवॉर्ड दिया या पनिशमेंट दिया, सो इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने बस आपसे आज शेयर किया ताकि आप समझ पाए एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या। एंड कंपैशन, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने मुझे बाइक दिलाई मेरी पसंद की, तो आप कंपैशन भी सीखेंगे। द स्ट्रगल टू सेट लिमिट्स हैज नेवर बीन टफर, कह रहा है वो जो स्ट्रगल होती है ना कि हम अपनी लिमिट सेट करें, हैज नेवर बीन टफर, वो कभी भी मुश्किल नहीं होती। आप अपनी लिमिट अपने आप से सेट कर सकते हैं। अगर मैं कहता नहीं मम्मी मेरे को तो स्पोर्ट्स बाइक चलाइए, मम्मी कहती है स्पोर्ट्स बाइक, तो उससे साइकिल भी छीन ली जाएगी, है ना। तो लिमिट मेरी मम्मी ने सेट करी थी, इतना मिलेगा और इस वक्त मिलेगा, दैट इज व्हाट लिमिट। एंड द स्टेक्स हैव नेवर बीन हायर, और जो इसमें जो नुकसान भी होता है, स्टेक्स का मतलब जानते हो, जो तुम्हारा जो लग रहा है तुम्हारा, वो भी बहुत ज्यादा हायर नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब रिस्क भी ज्यादा नहीं होता। वन रिसेंट स्टडी ऑफ एडल्ट्स हु वर ओवर इंडल्ज एज चिल्ड्रन पेंट्स अ डिस्करेजिंग पिक्चर ऑफ देयर फ्यूचर। अब मैं तुम्हें बताता हूं उन बच्चों की जो 8th क्लास से ही बाइक से आ रहे थे, ठीक है, 10th 11th आते आते तो उन्हें घर वालों ने कार दिला दी, है ना, नौकर छोड़ने आ रहे, मतलब इतनी ज्यादा उन्हें फैसिलिटीज थी, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। शायद उस टाइम उन्होंने पढ़ तो लिया, लेकिन अल्टीमेटली या तो वो अपने पापा के बिजनेस में लग पाए, मतलब वो अपने दम पे कुछ कर नहीं पाए, अल्टीमेटली अपने दम पे कुछ नहीं कर पाए। पापा ने बना के रख दिया, तुम कुछ कर लोगे तो उसमें क्या हो, तुम किसी को दे दो, सड़क चलते भिखारी को उठा के दे दो, शायद तुमसे बेहतर चला बना दे। व्हाट हैव यू बिल्ड ऑफ योर ओन, या फिर क्या तुमने अपने पापा के बिजनेस को 10 टाइम्स किया है तो ठीक है, तुम्हारे में दम था, नहीं तो भाई कोई दम नहीं था। जो पापा देखे गए वही तुम कर रहे हो। पापा के टाइम में लाख रुपए कमाते थे पापा, अब तुमने कमा लिए 1,25,000, 25,000 ज्यादा कमा के, इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर तुमने 1 के 10 करे हैं तो तुम चीते हो और तुम में दम है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि एक रिसेंट स्टडी में बताया गया कि ओवर इंटेलिजेंट जब होती है एक बच्चे की, तो उससे क्या होता है, पेंट्स अ डिस्करेजिंग पिक्चर ऑफ देयर फ्यूचर। तो उसकी जो फ्यूचर होता है ना, वो बहुत डिस्करेजिंग होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसे बहुत कम करके बहुत ज्यादा मिला होता है, तो उसकी वही आदत होती है वर्क प्लेस पे भी, हर जगह, है ना। आगे बढ़ते हैं। When given too much too soon, अगर बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है, तो they grow up to be adults who have difficulty coping with life's disappointment। तो जिंदगी तो तुम्हें हराएगी भी ना, तुम बीमार भी होगे, कभी तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी, कभी तुम्हारे पास जॉब नहीं भी होगी, है ना, कभी तुम फेल भी होगे, पर ये सब अगर तुम्हें जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाएगा ना, तो तुम इन चीजों से लड़ नहीं पाओगे, ये मतलब है। They also have a distorted का मतलब है जो ठीक नहीं है, खराब किया हुआ, distorted sense of entitlement। कहने का मतलब है कि तुम्हें कुछ अपने आप में फील होने लगता है, अरे मैं तो भाई साहब शर्मा जी का लड़का हूं, शर्मा जी का पूरे गांव में नाम है, ये मास्टर मुझे डांट रहा है यार, ये बच्चे मेरा मजाक बना रहे हैं। तो वो एक अपनी ही इमेज बना लेता है। वो क्या करता है, डिस्टॉर्टेड का मतलब है अजीब, जिसका शेप बदल गया हो, अजीब सा sense of entitlement that gets in the way of success in the workplace। तो उसे लगता है कि यार मुझसे ये काम करा रहा है, ये जानता नहीं है मैं किस घर से आया हूं, ये मुझसे कैसे बात कर रहा है, आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझसे ऐसी बात नहीं कही। भाई तेरे मम्मी पापा ने अगर तुझसे ऐसी बात कर ली होती ना, तो तुझे आज ये बात बुरी नहीं लग रही होती। और मम्मी पापा कैसे ही बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार, उनका बहुत 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 बड़ा योगदान होता है। जब तुम खुद पेरेंट्स बनोगे तो समझ पाओगे, है ना। तो क्या कह रहा है वो साइकोलॉजिस्ट, अब होता क्या, सक्सेस इन देयर वर्क प्लेस एंड इन रिलेशनशिप में भी। अब मम्मी तो हमेशा प्यार से बात करती है ना, और बीवी कैसे बात करती है तुम्हें पता ही है। तो तुम्हें हमेशा तुमने अच्छा सोचा कि मेरी बीवी भी अच्छी आएगी, मेरा ससुर भी मुझे ऐसे प्यार करेगा, पता चला बीवी तुम्हारे पीछे बेलन लेके भाग रही है और ससुर चप्पल, तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। पर अल्टीमेटली ये तुम सिचुएशन आने ही नहीं दोगे अगर तुमने इन सारी चीजों को पहले ही फेस कर लिया। अगर मम्मी ने पहले ही चप्पल छाप दिए हैं तो आगे बीवी के चप्पल नहीं छपेंगे। आगे देखते हैं। Psychologists say that parents who overindulge their kids set them up to be a more vulnerable to future anxiety and depression। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है कि पेरेंट्स जिन्होंने ज्यादा डाल दिया है अपने बच्चों को, मतलब बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजों में, set them up to more vulnerable। vulnerable का मतलब क्या होता है, easily harmed, समझ गए, इनको आसानी से, और फ्यूचर में इन्हें एंजाइटी भी हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाता है। इसके बारे में बताता हूँ, एक डोपामाइन लेवल होता है हमारी बॉडी में, वो बढ़ जाता है, ठीक है, जब हमें सब अच्छा मिलता है, और फिर हमें उतना ही चाहिए होता है, बॉडी उसकी डिमांड करती है, नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है। कभी तुमने सुना है रिक्शा वाले को डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई? बहुत रेयर है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने इमोशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका होता है। ठीक है, आगे की बात क्या है, टुडेज पेरेंट्स, मतलब रिक्शा वाले से मेरा मतलब था कोई भी गरीब आदमी, गरीबों को एंजाइटी नहीं होती, अमीरों की बीमारी है, डिप्रेशन हो गया मेरी बच्ची को,
सब करता हूं इसके लिए, तब भी डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की शिकार है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन याद रखना हमेशा अमीरों के मतलब ज्यादातर आपको अमीर लोगों में ये दिखेगा। गरीब के लिए और बहुत सारी चीजें, पहले पेट भरना है भाई, डिप्रेशन में जाएगा तो पेट कैसे भरेगा। खैर, तो जब खाना रखा होता है ना और मन नहीं होता खाने का तो डिप्रेशन ही होगा। तो खैर, टुडेज पेरेंट्स themselves raised on values of thrift and self sacrifice। तो कह रहा है कि आज के जो पेरेंट्स हैं, है ना, टुडेज पेरेंट्स themselves raised on values, उन्हें खुद बड़ा किया गया है। जो आजकल के पेरेंट्स हैं उन्हें कैसे बड़ा किया गया। पहले के माँ बाप कैसे होते थे कि उन्हें कंजूसी के साथ, मैं बता रहा था ना, ये वाला पेंसिल बॉक्स, ये वाला टिफिन बॉक्स बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं मिलता था। एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, और उन्हें, जैसे मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मैंने बताया ना, या मैं किसी को मार के आ गया तो मेरी मम्मी बिना जाने पहले मुझे पीट दिया करती, तू लड़ाई क्यों? अरे भाई कोई मुझे मार रहा है तो ऐसा तूने कुछ तो किया होगा, फालतू तो मारेगा नहीं। तो मुझे पता होता था ये कुछ भी कर रहा है, अगर मैं इससे लड़ूंगा, अगर मैंने इसे मार भी दिया और ये घर पहुंच गया तो मुझे फिर पिटना है। अल्टीमेटली यही फायदे में, पहले ये लड़ भी लिया और फिर मुझे पिटवा भी दिया, मैंने इसे थोड़ा मार लिया तो क्या फायदा। तो ये वाली चीज मेरे साथ हुआ करती थी, मैं परेशान हुआ करता था कि यार क्या है, ठीक है। तो मुझे इसलिए मैं लड़ने से भागता था, लड़ना नहीं, जुगाड़ से निपटा लो। Now, grew up in a culture where no was a household word। तो भाई नो एक ऐसी चीज थी रोजाना यूज होने वाली, नहीं करोगे मम्मी, चैनल भी अपने हिसाब से नहीं बदल सकते थे, है ना, ये सारी चीजें थी। Today's kids want much more, partly because there is so much more to want। अब देखो दिक्कत क्या है, इंस्टा खोलो तुम, इतने सारे एड्स आ जाते हैं, फेसबुक खोलो, इतने सारे एड्स आ जाते हैं, सब तरफ से एडवर्टाइजमेंट है। तो बच्चों को चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब तरफ से उसे सब कुछ चाहिए, और यही दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ, ठीक है। द ओल्डेस्ट नंबर ऑफ दिस जनरेशन एक्सेस वर बॉर्न इन द लेट 90s। तो कह रहा है जो सबसे पुराने लोग हैं इस जनरेशन के, वो 1980 में के दशक में पैदा हुए हैं, है ना, और वहां पे उन्हें पीसीज, वीडियो गेम्स वर मेकिंग देयर असॉल्ट ऑन देयर फैमिली रूम, और ये होना शुरू हो गया था 80s में। तो मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे तो यूएस की बात कर दी इसने। मेरे पास जो वीडियो गेम आया था वो आया था 93-94 में मेरे घर वीडियो गेम आया था। वो भी तब आया था जब मम्मी ने मुझसे कहा था, मेरा 5th क्लास में, कि पास हो जाओ अच्छे नंबर से तुम्हें वीडियो गेम दिला देंगे। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम पास हो गए, मम्मी ने वीडियो गेम दिला दिया। सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो ये होता था कब, क्या जो मेरी मम्मी ने सेट किया था वो ऐसा था, रिवॉर्ड फॉर एवरीथिंग गुड, गुड और पनिशमेंट फॉर एवरी रॉन्ग डूइंग, ऐसे मम्मी ने कुछ सेट कर रखा था घर में। अब हम बढ़ते हैं आगे। दे थिंक ऑफ MP3 प्लेयर्स एंड फ्लैट स्क्रीन्स टीवीज एज एसेंशियल यूटिलिटीज। वो कहते हैं यार हमारे पास तो टीवी भी गोल वाला है ना, अबे क्या है, पिक्चर उस पर भी दिखेगी ना, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस आएगा, क्वालिटी चाहिए हमें, हर चीज में क्वालिटी चाहिए हमें, है ना। तो फ्लैट स्क्रीन चाहिए, ये उन्हें यूटिलिटीज लगती हैं, एसेंशियल यूटिलिटीज लगती हैं। एंड दे हैव डेवलप्ड स्ट्रैटेजीज टू गेट देम, उनके पास तरीका भी है कि भाई कैसे कैसे पाना है। वन सर्वे ऑफ टीनेजर्स फाउंड दैट व्हेन दे क्रेव समथिंग न्यू, मोस्ट एक्सपेक्ट टू आस्क 9 times बिफोर देयर पेरेंट्स गिवन। तो बार बार कहो, सुबह शाम मम्मी टीवी दिला दो, मम्मी मोबाइल दिला दो, मम्मी मोबाइल दिला दो, मोबाइल दिला दो। जब 25 बार कहोगे, है ना, 9 बार कहोगे तो घर वालों को भी शर्म आएगी, दिलाना पड़ेगा। मम्मी तो कहती थी एक बार मना कर दिया ना, नहीं तो नहीं, नाम मत लेना, है ना। तो this used to happen by every measure। पेरेंट्स आर शेलिंग आउट रिकॉर्ड अमाउंट्स, है ना। बहुत, तो शेलिंग आउट का क्या मतलब है, बहुत सारा पैसा घर वाले खर्च कर रहे हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, मतलब बहुत कम उम्र में हो गई थी, 21-22 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। तो उसका बेटा भी हो गया अब 7-8 साल का। तो भाई उसने अपने बेटे को प्ले स्टेशन दिलवाया है ना, कैन यू इमेजिन, प्ले स्टेशन दिलवा दिया 8-9 साल के। कह रहा यार मोबाइल देखते हैं, उससे अच्छा प्ले स्टेशन देख लेगा। अरे मैंने कहा ये तो बहुत तगड़ी चीज है, उससे आंखें भी खराब नहीं होंगी। अरे ठीक है भाई, बेटर, है ना, फॉर द ग्रेटर गुड। सो इन द हीट ऑफ दिस बाइंग ब्लिट्स का मतलब होता है अटैक, हर आदमी बाइंग करने में लगा हुआ है। इवन पेरेंट्स हु डेस्परेटली नीड टू से नो फाइंड देमसेल्फ रीचिंग फॉर देयर क्रेडिट कार्ड, है ना। अब जो बेचारे पेरेंट्स नहीं भी दिला पाते हैं, पैसा नहीं है तो कहीं से अरेंज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके दिलाते हैं, ठीक है। एक बार और नजर डालिए इस पे 10 सेकंड के लिए। तो मुद्दे की बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला वाला ये जो इतनी गहराई से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद वाले तो हम थोड़ा तेज तेज निकल जाएंगे करके, ठीक है भाई। तो ये क्या कह रहा है, टुडेज पेरेंट्स आरंट इक्विप्ड टू डील विद द प्रॉब्लम। आज के पेरेंट्स को पता नहीं है कैसे करना है। मैनी ऑफ देम रेज्ड इन 9, ज्यादातर 60 और 70 के दशक में बड़े हुए हैं, तो उन्हें तब पता नहीं है। So they didn't act differently from their parents and have closer relationship with their own children, है ना। तो देखो होता क्या था, अगर तुम्हें याद होगा 1960s के जो पेरेंट्स थे उनका अपने माँ बाप से बड़ा अच्छा रिश्ता था, ठीक है। एक भय था, एक डर था,
पापा से डरते थे, पापा के आते ही सब पढ़ने बैठ जाया करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, पर फिर भी रिश्ता अच्छा था। वो उनके अंदर वैल्यूज इनकलकेट कर पाए, वो सिखा पाए, है ना, जो यूजुअली बच्चे नहीं सीखते हैं। मैनी इवन वेयर द सेम डिजाइनर क्लोथ एज देयर किड्स एंड लिसन टू द सेम म्यूजिक, है ना। तो ये भी करते थे माँ बाप के भाई, तुमने देखा होगा कि जैसा पापा ने कुर्ता पहना वैसे बेटे ने कुर्ता पहना, ये बड़ा ही बढ़िया चलन था। और बेटे को पता चलता था कि वैल्यू क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे पापा कौन है ना। वैल्यूज के लिए वैल्यूज की इंपॉर्टेंस थी। आज क्या, मेरी मर्जी, कुछ भी पहनूं, मेरी बॉडी। सो दे इवन वर्क मोर आवर्स, ज्यादा घंटे काम भी करते थे। सो एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वीक इट्स टेम्पटिंग टू बाय पीस विद अ यस, है ना। तो अब क्या होता था कि क्योंकि काम भी ज्यादा होता था, घर पे भी इतना पेरेंट्स नहीं रहते थे। सो एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग वीक, जब पूरा हफ्ते ये सब चलता था, तो बड़ा ही एंटरटेनिंग, बड़ा ही टेम्पटिंग होता था उनके लिए कि भाई कहीं से कोई यस बोल दे किसी चीज के लिए। एंड नॉट मार, मार का मतलब क्या होता है, डैमेज, डैमेज या स्पॉइल करना। नॉट मार प्रेशियस फैमिली टाइम विद कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी जो हमारा प्रेशियस फैमिली टाइम होता है वीकेंड पे, आज पापा मिले, आज पापा से कहूंगा ला भाई ला भाई आज दिलवा दो, आज मुझे वीडियो गेम दिलवा दो, है ना। तो ये चीजें पहले नहीं थी। एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर इज अनदर फैक्टर। हाँ ये तो है, आज फ्यूचर बड़ा बनाना ना, ये एक बड़ा ही पॉजिटिव फैक्टर है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता होती है। हाउ डू वेल intentioned parents say no to all the sports gears and arts and language lessons they believe will help their kid thrive in an increasingly competitive world? हाँ, अब यहां पे क्या है, हाउ डू वेल, मतलब हाउ डू पेरेंट्स से नो टू ऑल दीज स्पोर्ट्स गियर एंड आर्ट्स एंड लैंग्वेज लेसन दे बिलीव विल हेल्प देयर। तो यहाँ पे एक सवाल कर रहा है यार, आजकल के लोग ना, तुमने देखा होगा कि वो नो कर देते हैं, मना कर देते हैं पेरेंट्स बहुत सारी आर्ट्स को, बहुत सारी लैंग्वेज को, है ना, बहुत सारे ऐसे काम को, जैसे फोटोग्राफी या किसी भी ऐसी चीज को जिसमें उनको लगता है कि करियर कब बना सकता है। तो ये कह रहा है कैसा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। एक्सपर्ट अग्री टू मच लव वोंट स्पॉइल द चाइल्ड। तो प्यार अगर आप ज्यादा करते हो ना अपने बच्चे से, वो आपको बर्बाद नहीं करेगा। बच्चे को कभी प्यार, एक मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बता रहा हूं, देखो ये भी बता रहा है राइटर, वही अपने पास से तो लिख के नहीं लेके आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वो क्या बता रहा है राइटर भी, कि भाई अगर तुम ज्यादा प्यार किसी को करोगे ना तो बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा कैसे, टू फ्यू लिमिट्स पर, कि अगर आपने उसकी कोई लिमिट नहीं लगाई है, उसके ऊपर वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी भाग सकता है, तो क्या मतलब है ना। तो टू फ्यू लिमिट्स, आपको लिमिट्स नहीं लगानी है। व्हाट पेरेंट्स नीड टू फाइंड इज अ बैलेंस बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ एन एफ्लुएंट सोसाइटी एंड द क्रिटिकल लाइफ लेसन। तो ये क्या कह रहा है, पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को क्या चाहिए, इज अ बैलेंस, एक बैलेंस चाहिए किसके बीच में, बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ एन एफ्लुएंट सोसाइटी, है ना, जहां पे आपको फायदा मिले किसका, रिच सोसाइटी का, एफ्लुएंट सोसाइटी, एंड द क्रिटिकल लाइफ लेसन्स, और जिंदगी के कड़वे लेसन्स आपको सीखने को मिले, एंड दैट कम फ्रॉम वेटिंग, सेविंग एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव गोल्स। तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे तो आएगा नहीं, सेविंग करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, करना पड़ेगा। लास्ट पेज है, इसको भी देख लेते हैं। दैट सर्च फॉर बैलेंस हैज टू स्टार्ट अर्ली। और ये आप जितनी जल्दी, देखो एक जगह मैंने पढ़ा था कि जितनी जल्दी आप अपने बच्चे को डिपेंडेबल बना देंगे ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट बना देंगे, डिपेंडेबल नहीं रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, उतनी जल्दी वो मैच्योर हो गया और उतनी जल्दी अपने जीवन में कामयाब हो जाएगा। ठीक है। सो चिल्ड्रन नीड लिमिट्स बिकॉज दे फील बेटर एंड मोर सिक्योर व्हेन दे लिव विद इन अ सिक्योर्ड स्ट्रक्चर। तो आप हर एक चीज को अगर प्लान कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो बच्चे आसानी से पल जाएंगे, कुछ जीवन में अच्छा कर जाएंगे। ओल्डर चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय वॉचिंग हाउ अदर्स स्पेशली देयर पेरेंट्स एक्ट, है ना। अब पापा तो हैं घमंडी, लौंडा चाह रहे हैं सॉफ्ट, कैसे हो जाएगा भाई, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो माँ बाप को देख के तो बढ़ते हैं। अगर माँ बाप तुम्हारे करप्ट है तो याद रखना तुम हमेशा करप्ट होगा और तुम्हें करप्शन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा नहीं नहीं ये तो पापा भी करते थे, ये तो मम्मी भी करती थी। तो जिसके मम्मी पापा चोर होते हैं ना, उसका बेटा चोर ही होता है। बहुत सिंपल सी बात है, वो किसी ना किसी ने देख ही लेता है। मैंने ये बहुत बहुत ज्यादा घरों में ऐसा देखा है कि पेरेंट्स से माँ बाप से वो सीखता है। आज आप अगर अपने बच्चे के अंदर नफरत डालेंगे ना, तो वो कल नफरत आप पे निकालेगा, और आप याद रखिए एक दिन बूढ़े होंगे, है ना। तो कोशिश ये करिए कि नफरत न डालें किसी के लिए भी, कोशिश ये करिए जेलस न डालें किसी के लिए भी। तो कोई भी नेगेटिव चीज अगर आप उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो वो तो एक एनर्जी है ना, वो आप पे भी बरसेगी। आप ये बात अगर आज नहीं जानेंगे ना, तो याद रखिए जो भी पेरेंट्स अगर इस बात को मेरी सुन रहे हैं, तो ये आपको लौट के वापस आएगी। हेट्रेड या कोई भी नेगेटिव चीज, कहते हैं ना अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना, जो आप बोते हैं आप वही काटते हैं। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस इज एसेंशियल टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल एडल्ट।
तो आपको चैलेंजेस भी, अब इसीलिए कहते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए। हर दिन हारेगा, हर दिन जीतेगा, तो उसे हार और जीत को भी एब्सॉर्ब करना आएगा, समझना आएगा। फ्यू पेरेंट्स आस्क किड्स टू डू चोर्स। चोर्स का मतलब क्या होता है? रोजाना के काम, है ना, डेली वर्क, डेली वर्क। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली का काम करते हैं। दे थिंक देयर किड्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन बाय सोशल एंड एकेडमिक प्रेशर्स। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके जो किड्स हैं उनको ऑलरेडी ओवरबर्डन कर दिया गया, उनको बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया गया है किसके द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा। और उनके ऊपर बहुत ज्यादा एकेडमिक का, पढ़ाई का भी प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है। एवरी इंडिविजुअल कैन बी ऑफ सर्विस टू अदर्स एंड लाइफ हैज मीनिंग बियॉन्ड वंस ओन इमीडिएट हैप्पीनेस। तो बच्चों को ये मत सिखाओ कि सिर्फ अपनी खुशी देखो, भाई तू अपना देख, ये नहीं सिखाना है बच्चे को। सब अपना देखेंगे तो भाई कैसे होगा? सबको दूसरों का भी देखना होगा। हम हमेशा किसी ना किसी तरीके से दूसरों की मदद कर ही सकते हैं। और जिंदगी का मीनिंग जो है ना वो आपकी खुद की हैप्पीनेस के बियॉन्ड है, ये नीड आपको समझनी पड़ेगी। दैट मीन्स पेरेंट्स ईगर टू टीच वैल्यूज हैव टू टेक अ लॉन्ग हार्ड लुक एट देयर ओन। तो कहने का मतलब है, मुद्दे की बात यह है कि वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, काबिल बने, लोग तारीफ करें, तो भाई पहले खुद तुम इस लायक बनो, ठीक है। और अगर जब तुम अच्छे होगे, तो ऑनेस्ट होगे, तुम ईमानदार होगे, तो बच्चा अपने आप बढ़िया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो ये आसान है। व्हाट वैल्यूज डू पेरेंट्स टीच? ये तो हमने अभी बात की थी, कौन सी? कंटेंटमेंट, ऑनेस्टी और कंपैशन। हमने पहले ही पेज पे इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून? जल्दी ज्यादा दे दोगे, है ना, तो क्या दिक्कत आएगी? मैंने बताया था कि गिविंग टू मच सून ब्रिंग्स इट्स ओन इल इफेक्ट्स। क्या क्या है? दे ग्रो अप टू बी एडल्ट्स, एडल्ट्स बनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं डिफिकल्टी, लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स को झेल नहीं पाते ना, मुश्किलों को नहीं झेल पाते, ये बात भी हमने की थी। दे ऑल्सो हैव अ डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट, है ना, एंटाइटलमेंट। मैंने आपको बताया था वो अपने आप को कुछ ही समझ लगता है, वो सोचता है मैं इतने बड़े घर का लड़का हूं, ऐसे बात कर रहा है। दैट हिंडर्स देयर सक्सेस एट वर्क प्लेस। एक अजीब तरह की ईगो आ जाती है। नेक्स्ट, व्हाई डू टुडेज चिल्ड्रन वांट मोर? आज ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि भैया आज एडवर्टाइजमेंट इतना है, टीवी इतना ज्यादा है, आज पाने के लिए बहुत कुछ है, तब इतना नहीं था। तब तुम थोड़ी देर क्रिकेट खेल के एकदम फ्रेश हो जाते। चिल्ड्रन ऑफ प्रेजेंट टाइम वांट मोर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिजायर। इच्छाएं बहुत हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू वांट, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंस व्हिच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टुडेज वर्ल्ड? क्या बैलेंस बनाना है? दैट इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज एन एक्सीडेंट नीड। एक्सीडेंट का मतलब होता है एकदम अर्जेंट, है ना, डायर, बहुत ही जरूरी जरूरत है पेरेंट्स के लिए टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ एन एफ्लुएंट सोसाइटी एंड द क्रिटिकल लाइफ लेसन। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। जिंदगी के जो फायदे हैं, जो मजे, और जो जिंदगी का हार्ड फेस है, उसके बीच में बैलेंस बनाना है। दैट कम्स, ये कहां से आता है? कि वेट कराओ बच्चे को, है ना, उसको, एंड सेविंग करना सिखाओ उसे, एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव गोल्स, और मेहनत करना सिखाओ कि भाई छोटे छोटे गोल उसे अचीव करना है। तो ऐसे ही शायद मैंने जिंदगी में सीखा। चलिए, व्हाट इज द नेसेसिटी टू सेट लिमिट्स फॉर चिल्ड्रन? तो लिमिट्स कैसे सेट करोगे? क्यों जरूरत है लिमिट सेट करने की? क्योंकि उन्हें वो बेहतर लगता है और उन्हें श्योर लगता है कि हाँ इतना तो करूंगा, एंड व्हेन दे लिव विद इट, और वो एक सिक्योर्ड स्ट्रक्चर में मिलेगा। जो मांगे उन्हें बताओ हाँ मिलेगा, तब मिलेगा। एक छोटा सा उनसे कुछ भी टारगेट करके आप उनसे करा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे कुछ वोकैब के वर्ड्स पे। तो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को कंटेंटमेंट हमने बोला था, ठीक है। वैल्यूएबल का मतलब प्रेशियस होता है, और इंपॉर्टेंट का मतलब एसेंशियल होता है। ये आसान वर्ड थे। चलेंगे अगले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये आप अपने आप पढ़ेंगे, इसके सिर्फ टफ मीनिंग्स में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ बट हाँ, जो टफ मीनिंग्स हैं, जो टफ लाइन्स हैं, वो बिल्कुल करूंगा। तो 10 सेकंड का टाइम है, देख लीजिए एक बार। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया ना, सेज, सेज का मतलब होता है कोई लेजेंड, किसी चीज का कोई लेजेंड, कोई बहुत मतलब बहुत ही जबरदस्त आदमी, बेसिकली सेंट टाइप का आदमी जो बहुत पावरफुल है, उसे हम सेज कहते हैं। पेंसिव का मतलब होता है सैड। देखो भाई, ये चैप्टर ऐसा है जो आपको बताएगा कि नफरत करने से क्या होता है, या कुछ भी चीज जो तुम, अब देखो नफरत जब अब भी आप किसी से करते हैं ना, तो उसकी तैयारी भी करते हैं। तो आइंस्टाइन से यही गलती हुई थी, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने हेल्प कर दी थी अमेरिका की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, ठीक है। और उसके बाद वो जिंदगी भर पछतावे में रहा, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब वो फोड़ दिया गया।
न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों फोड़ दिया? क्या भाई वॉर में हेल्प करी थी उसने, और उसके बाद ठीक है उसने अपने आप को ठीक कर लिया। अमेरिका ने उसको बेवकूफ़ बनाया था, उसे प्रॉमिस किया था कि हम ये बॉम्ब फोड़ेंगे नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए ताकि हिटलर डर के बैठ जाए, पर उन्होंने वो बॉम्ब जापान पे मार दिया। तो वो बहुत ही हॉरंडस था, मतलब 4 दिन खाना नहीं खा पाया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, है ना। कभी अगर आपको इसे बदला लेना, आपको लगेगा कि बदला लेके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत थोड़ी देर का होगा, बहुत थोड़ी देर का, उसके बाद जो मन में आएगा ना वो उसे आप झेल नहीं पाओगे, खासतौर से छोटे मोटे बदले। ब्रीमिंग का मतलब है झलकना, झलकना, जैसे कहते हैं ना, ब्रीमिंग कप, ब्रीमिंग मग ऑफ बियर, है ना। तो बियर का छलकता हुआ जिसमें थोड़ी सी टपक रही हो, दैट इज ब्रीमिंग। एविडेंट का मतलब क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है क्लियर। पीप्ड का मतलब होता है झांकना, लुक, झांकने को पीप बोलते हैं। डेविलिश मतलब डेविल लाइक। सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, एक वर्ड बचा है एग्नी। एग्नी का मतलब होता है पेन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड एग्नी। नेक्स्ट पेज। मैं एक बार हट जाता हूं ताकि आपको पूरा पैसेज तो दिख जाए। पिटिएबल का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जिसपे दया है, मतलब सिंपैथेटिक, दया, दया आने वाला है ना, फुल ऑफ पिटी कह सकते हो, फुल ऑफ पिटी। देख रहे हो क्या हालत थी कि लोग पानी में कूदे तो पानी भी उबल रहा था। इसमें ऐसा कुछ वर्ड है नहीं इसका मीनिंग मुझे बताना हो, अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक है, तो सारे आसान वर्ड्स हैं, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट पेज। तो भाई अब उसने सोचा वायलिन बजाता हूं, पर वायलिन बजाने में ही मजा नहीं आ रहा है उसको। तो डिसॉल्व का मतलब यहां पे रिड्यूस। डिस्ट्रेस आपको पता ही है, टेंशन। एम्बर्स का मतलब क्या होता है? एम्बर्स जानते हो? एम्बर्स का मतलब होता है शोला, शोला, है ना, जलता हुआ कुछ कोल का टुकड़ा, अ पीस ऑफ बर्निंग कोल। तो एम्बर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब है ये, ही वॉज बर्निंग ना, वो जल रहा था किसमें? इन शोलों में, डिस्ट्रक्शन के शोलों में, इस तरीके से लिखा। तो भाई हिटलर को डरा नहीं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का गलत इस्तेमाल हो गया। ठीक है, साइंटिस्ट को लोग मर्डरर्स कहने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कुछ और बना दिया। तो क्या बनाया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने अपने आप को? उसने अपने आप को साइंटिफिक पॉलिसीज तो थी सरकार की, उन सबसे हटा लिया और एक टीचर बन गया, एजुकेशनलिस्ट बन गया। ठीक है, लास्ट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खोले। एडोलिसेंट्स एंड यूथ, एडोलिसेंट्स का मतलब होता है जो बिल्कुल अभी, मतलब जिनकी बॉडी में चेंज आ रहे होते हैं, 10 से 15 साल का बच्चा जो होता है वो एडोलिसेंट्स में आता है, 10 to 15, बेसिकली टीनेजर समझ लो। इंस्टीट्यूशंस वेयर अलोंग विद साइंस स्पिरिचुअलिटी विल बी कंपल्सरीली टॉट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो,
जितने भी साइंस के स्टूडेंट है अपने मन में स्पिरिचुअलिटी जरूर रखना, ये दोनों हैंड टू हैंड जाएंगी। सब कुछ साइंस से नहीं चलेगा और सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी नहीं चलेगा। ये मत सोचना लिटरेचर का टीचर हूं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे सब कुछ साइंस से कभी नहीं चला, ठीक है। तो दो ग्रेट फिलोसफर्स को इन्होंने बुलाया जिनका नाम था बर्ट्रैंड रसेल और एल्बर्ट श्वेइत्ज़र। 10 और साइंटिस्ट बुलाए गए जिनको नोबेल प्राइज मिला था अलग अलग फील्ड में। क्या बात है। तो साइंटिस्ट उन्हें एक अलग ही मूड में दिखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेज मूड में दिखे, सेज मूड में। इंस्टीट्यूशन खोल दिया गया। गार्लैंडिंग अ फोटो ऑफ, गार्लैंडिंग का मतलब क्या होता है, माला डालते हुए महात्मा गांधी के फोटो पे। While garlanding the Mahatma Gandhi, he became emotional and said with a lump in his throat, I bow down। तो अपने दिल में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अब देखो गांधी को यहाँ लोग कुछ भी बोलते हैं यार, ठीक है। मैं तुम्हें बार बार, तुम्हें याद है इंडिगो पढ़ाया था, मैंने बताया था वो लोग जिनको ना पता ही नहीं है कि गांधी कौन था, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। बट अल्टीमेटली आप देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोल रहा है, आई बो डाउन टू द ग्रेट मैन, मैं झुकता हूं उस महान आदमी के आगे जो लड़ा आजादी के लिए अपने देश की, और वो भी कैसे, बिना किसी की जान गई। ये भी तरीका था। पढ़ा ना तुमने, इतना गंदा तो नहीं होना चाहिए था ना कभी। तो देखो देश बच गया है ना, कोई हमें ऐसा मिल गया था जो बिना हथियारों के लड़के और हमें आजादी दिला के गया, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर थे आजादी के। खैर, ही कुड डू सो बिकॉज ही वाज अ ट्रूथफुल मैन एंड ट्रू स्पिरिचुअलिस्ट, ठीक है भाई, सबके मीनिंग आपको पता है। अनअबेटेड का मतलब है, मतलब अनअफेक्टेड। अगर वो बढ़ रहा है तो अबेट का मतलब होता है रिड्यूस हो जाना, अनअबेटेड मतलब जो कम ही नहीं हुआ, चढ़ता ही गया, ठीक है। उसके बाद जापानीज डेलीगेशन आए थे इनसे मिलने, तो इनके सामने आइंस्टाइन रो पड़ा, ब्रोक डाउन मतलब रो पड़ा, है ना। और मीटिंग में, और उसने कहा कि भैया तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो ना, मुझे पनिशमेंट दे दो, मुझे एक्सेप्ट है ना। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ पछतावे में ही जीऊंगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, रिग्रेट, पछतावा, रिमोर्स, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। What did Einstein do to overcome his distress after getting the news of the atomic attack? तो भाई डिस्ट्रेस हो गया था जब उसे ऐसा पता चला था, और उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। ही पिक्ड अप वायलिन, निकाला उसने वायलिन बजाना शुरू किया, पर उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, आसान क्वेश्चन कर दोगे। तो आप इसमें देख रहे हैं जो चीजें आपको सीधी सीधी समझ में आ रही हैं आप उसके आंसर कर देंगे। सारा खेल किसका है, रीडिंग रेंज, रीडिंग मेमोरी, रीडिंग स्पीड। तो देखो वर्ल्ड वॉर हुई थी, आप जानते हैं 1945 में अमेरिका ने ड्रॉप किए थे बम जापान में, हिरोशिमा पे, नागासाकी पे। द बॉम्ब्स मेड टू स्काई, बॉम्ब्स इसलिए बनाए गए थे कि हम हिटलर को डरा देंगे थोड़ा, उसका बार्बरिज्म रोक देंगे थोड़ा, मिसयूज है ना, बीन मिसयूज टू किल मैनी इनोसेंट लाइफ। लेकिन उल्टा हो गया भाई इसका, ठीक है। दिस इवेंट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टर्न्ड साइंस एंड साइंटिस्ट इनटू मर्डरर्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड आइंस्टाइन डू टू शो हिज डिस्प्लेजर ओवर द एटॉमिक अटैक? उसने क्या किया, उसने अपने आप को सारी गवर्नमेंट पॉलिसी से अलग कर लिया था, है ना, और अपने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया था जहां पे वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चल रहा था। कंपलसरी कर दिया था बच्चों के लिए, खासतौर से वो बच्चे जो जवान थे और एडोलेसेंट थे। एडोलेसेंट्स का मतलब क्या होता है, वही 10 to 15 ईयर, मतलब टीनेजर्स। Whose photo was Garland? ये तो आपको पता ही, इनॉग्रेशन में महात्मा गांधी का फोटो लगाया गया था, इंडिया के लिए एक सम्मान की बात थी ये, है ना। आइंस्टीन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड यूथ। नेम द फिलोसोफर दैट इन्वाइटेड, तो ये नाम दे रखे थे बर्ट्रैंड रसेल एंड एल्बर्ट श्वेइत्ज़र, जिन लोगों को आइंस्टीन ने बुलाया था। ये दोनों फिलोसोफर थे, इनके अलावा 10 साइंटिस्ट भी आए थे, अगर आपको याद हो तो। What did Einstein want? Why did Einstein want harmony between science and spirituality? क्योंकि उसको डर था कि अगर सिर्फ साइंस में पढ़ा दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई बम फोड़ दे भाई सब, है ना। ड्यू टू द एटॉमिक अटैक ट्रांसफॉर्म्ड हिज थिंकिंग, ही फेल्ट द नीड फॉर बॉन्डिंग बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टू ब्रिंग अबाउट हार्मनी। पीस के लिए ना आपको साइंस के साथ साथ, देखो साइंस क्या एक ताकत है ना, और पावर के साथ साथ ना आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, मॉरल का होना जरूरी है। मान लो अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं तो फिर तो कुछ भी करूंगा ना, कुत्ता जा रहा है उसके लात मार दूंगा, ठीक है, बच्चा जा रहा है उसके रैप्टा मार दूंगा, ताकत है मेरे ऊपर, कौन आएगा, पेरेंट्स आएंगे लड़के, उनको ही फोड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए आपको स्पिरिचुअलिटी भी सीखना पड़ेगी।
ठीक है, नेक्स्ट तो पीस के लिए लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर से आप सभी के लिए, तो एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसे करते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। That's it. लास्ट क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है दोस्त, आंसर नहीं देखना है। गो फॉर इट। जो भी टफ वर्ड होगा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? गिर जाना, फॉल। रैक्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शन। बाकी कोई इसमें ऐसा वर्ड नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है कि मतलब जिंदगी का हिस्सा होना, रोजाना होना, ईडियम यूज हुआ है। रेप्रीमेंट का मतलब होता है किसी को डांटना, शाइट। एडोलेसेंट आपने पिछले पिछले वाले पैसेज में भी देखा था, मैंने मीनिंग बताया था। टीनेजर को एडोलेसेंट बोल सकते हैं। इसमें वर्ड यूज हुआ है पैल्पिटेशन। तो पैल्पिटेशन का मतलब क्या होता है? जब दिल आपका तेज तेज धड़कता है, तेज तेज धड़कना, दैट इज कॉल्ड पैल्पिटेशन। इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, ये सब आपको पता ही है। नेक्स्ट पेज। ट्रैंकुलाइजर्स का मतलब होता है जो आपको पीस दें, ट्रैंकुलाइज करें। जैसे कि मसाज आपने कराया, ठीक है, दैट इज अ ट्रैंकुलाइजर। या आपने कोई नशा किया, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ ट्रैंकुलाइजर। तो या फिर आपने नदी के किनारे बैठ के आपने कोई समय बिताया, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रैंकुलाइजर। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ट्रैंकुलाइज का मतलब होता है पीस देना किसी को। ट्रेम्बलिंग का मतलब अगेन वही होता है, कपकपाना, शेक करना। लिथार्जी का मतलब होता है लेजीनेस। दैट्स इट। अब यहाँ पे जो दिया ना, फ्लाइट, फाइट एंड फ्ली का मतलब है, फ्लाइट का मतलब एकदम चढ़ के आएगा किसी के ऊपर, लड़ेगा उससे और भाग भी जाएगा, है ना। मतलब टिकने वाला नहीं है बंदा, मतलब शो ज्यादा है, गरजता ज्यादा है, बरसता कम है। ठीक है भाई, बाकी तो कोई वर्ड इसमें है नहीं। उम्मीद है ये आपने पूरा पढ़ लिया होगा। मेडिसिन, हॉबीज, दैट्स ग्रेट।
ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्ट्रेस। तो बताया गया है पैसेज में कि कोई भी डिमांड है आपकी और चेंजेस इन इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना, तो बॉडी का जो रिएक्शन होता है किस चीज पे, कुछ भी चेंज हो गया या डिमांड पूरी न होने पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर बदल गया, पॉल्यूटेंट बदल गया, ह्यूमिडिटी हो गई, वर्किंग कंडीशन बदल गई, इट लीड टू स्ट्रेस। व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड्स एंड सोर्सेज इट कॉल्ड साइको सोशल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा हुआ है, आपने सीधे कॉपी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइंस बाय व्हिच अ पर्सन कैन नो ही इज अंडर स्ट्रेस। तो सीधी सी बात है, मसल में टेंशन हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, दिल तेज तेज धड़कता है, ये मैंने आपको बताया था, वही है। एटीट्यूड उसका बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे साइन होते हैं, जो कपकपारा होता है, ट्रेम्बल करता है, शेक करता है, गुस्सा जल्दी आता है, नर्वस हो जाता है ना, मुंह सूखता है, ड्राइनेस हो जाती है, गला सूख जाता है, और चबाने में कभी मन नहीं होता खाने का, मुंह में रखोगे अंदर ही नहीं जाएगा, दैट इज स्ट्रेस। अगला देखिए, what are the different diseases a person gets due to stress। तो different diseases caused due to stress are हार्ट अटैक हो जाते हैं, हार्ट डिसीज होती है, डिप्रेशन होते हैं, अल्सर हो जाते हैं मुंह में, हाइपर टेंशन हो जाती है, और नींद नहीं आती है। ये सारी दिक्कतें हैं स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस बस्टर्स हमारे पास कौन सा होते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक है हमारे पास, डांस मूवमेंट्स है ना, ये सारे आप कर सकते हैं। स्ट्रेस बस्टर्स ने लास्ट में दिए हैं कई सारे, जिसमें से आपने 2 उठा लिए। हाउ डज अ पर्सन रिएक्ट अंडर स्ट्रेस। तो कैसे रिएक्ट करता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग रिएक्ट करते हैं, पर एक चीज कॉमन थी, फ्लाइट, फाइट एंड फ्ली। ये जो मैंने आपको बताया था, डेवलपिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्ट्रेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द। तो कुछ ऐसा होगा जो फ्लाइट करेगा, स्ट्रेस में चढ़ेगा लोगों के ऊपर, कुछ ऐसे होंगे जो फाइट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो भाग जाएंगे। तो भाई ये थे कुछ वर्ड। फॉल डाउन मैंने आपको बताया था, गिर जाने के लिए, कोलैप्स कहते हैं, रेप्रीमेंट, तीनों के मीनिंग में आपको पैसेज में ही पहले बता चुका हूं। तो ये था आपका तीसरा पैसेज। अब आपके पास आपको मिलेगी प्रैक्टिस शीट। कहां मिलेगी आपको प्रैक्टिस शीट, जहां से आपने अब तक की प्रैक्टिस शीट करी है वहीं से आप ये वाली करेंगे। फिजिक्स वाला ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहां से आप लगाएंगे ये प्रैक्टिस शीट, और प्रैक्टिस शीट लगाने के बाद उसका डिटेल्ड सोल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगा। और मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। पूरा कोर्स मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। आशा करता हूं कि आप सब 95% मार्क्स तो लेके आने वाले हैं, और बढ़िया CGPA के साथ, है ना, एक बढ़िया स्कोर के साथ आप अपना 12th क्लास पास करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कोई भी दुख, कोई भी दुविधा, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई दर्द रह गया है तो याद रखिएगा, अभी आपके मॉक टेस्ट भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक मैराथन तो मैं लेके ही आऊंगा एग्जाम से थोड़ा सा पहले, है ना। तो बस आपको अभी करना क्या है, सब रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। लाइव मैराथन आएगी, उसमें हम और आप लाइव मिलेंगे और फिर बात करेंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे जरूर बताइए क्लास कैसी रही। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।